Hello everyone. I welcome you back to this new lecture of Dental सारथी। और आज की क्लास में हम किस टॉपिक को पढ़ेंगे? तो हम एडिमा के टॉपिक को पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो एडिमा बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर लेमन टर्म्स में बोले तो एडिमा इज नथिंग बट स्वेलिंग। एडिमा इज नथिंग बट स्वेलिंग। तो इसी स्वेलिंग को समझेंगे, स्वेलिंग होती कैसे, क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, क्या क्या पैथोजेनेसिस रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एडिमा की। तो एडिमा क्या होता है कि सबसे पहले डेफिनेशन देखो, इट इज एबनॉर्मल और एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसेस एंड सीरस कैविटीज। तो क्या हो रहा है कि एबनॉर्मल अक्यूमुलेशन हो रहा है किसमें, कहां पर? जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है। तो सपोज करो ये आर्टरी का एंड है, ठीक है। सपोज करो यहां पर मैं वीनस एंड बना रहा हूं, ठीक है। सपोज करो ये वीनस एंड है, ठीक है, और बीच में कैपिलरीज, आप सबको पता है कैपिलरीज बन जाती है। और यहां मैंने कुछ सेल्स बना दिए, यहां क्या शो कर दिया मैंने? सेल्स बना दिए। तो होता क्या है कि आर्टरी की तरफ से आने वाला ब्लड, ठीक है, तो यहां से कुछ फ्लूइड्स, यहां से कुछ फ्लूइड्स इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चले जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं सेल्स को, O2 प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे ही सेल्स ये O2 ले लेते हैं, फिर क्या रिलीज करते हैं? वो CO2 रिलीज करते हैं। और यहां से ये फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यहां पर अक्यूमुलेट करने लगता है, वापस वीनस ड्रेनेज में आने लगता है। तो मैं क्या कह रहा था कि आर्टरी साइड से, आर्टरी साइड से, ठीक है, फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा है। आर्टरी साइड से फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा है, जो कहां जा रहा है? इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जा रहा है। और वहां से जो फ्लूइड है, वहां से जो फ्लूइड है वो वापस कहां आ रहा है? जब एक बार O2 सेल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, ग्रीन कलर के सेल्स बना रखे हैं, तो O2 जब सेल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, CO2 रिलीज कर दिया, तो फिर वो फ्लूइड वापस वेन्स में आ रहा है, ठीक है। तो एक बहुत जनरलाइज डायग्राम है, ठीक है। अब जब तक ये बैलेंस मेंटेन रहता है, वहां पर कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट नहीं होता, मतलब एक्सेसिव फ्लूइड डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड ओवर देयर। बट when this balance is disturbed, excessive fluid accumulation takes place in the interstitial spaces and which leads to what? Which leads to edema। आपको बात समझ आ रही है? तो ये एडिमा है। अब यहां पर एक बात समझो कि दो टाइप के प्रेशर्स हैं, ठीक है। एक प्रेशर होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वन ऑफ द प्रेशर इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कहां कराता है फ्लूइड की मूवमेंट? फ्लूइड की मूवमेंट कराता है इनसाइड ऑफ द वेसल टू द आउटसाइड। तो पहले क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो फ्लूइड की मूवमेंट कहां से कहां करा रहा है? इनसाइड ऑफ द वेसल टू आउटसाइड। और दूसरा क्या है? कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ये रिवर्स मूवमेंट कराता है, तो बाहर से अंदर की तरफ जो मूवमेंट करा रहा है वो क्या, कौन सा मूवमेंट है? वो कौन सा प्रेशर करा रहा है? कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमने दो प्रेशर की बात करी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसकी तरफ करा रहा है? आउटवर्ड मूवमेंट करा रहा है, और ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्ड मूवमेंट करा रहा है, ठीक है। एक बार नॉर्मल फ्लूइड एक्सचेंज को देखते हैं, ठीक है। अब डायग्राम, इस डायग्राम को हमने पहले स्टडी कर लिया था कि यहां पर क्या है? ये आर्टरी है, ये आर्टरी है, ठीक है। ये वेन है, ठीक, वेन्यूल कह लो आप, ठीक है। आर्ट्रियोल बोल लो, वेन्यूल बोलो, ठीक है। और बीच में क्या आ जाता है? कैपिलरी बेड है। अब कैपिलरी बेड है यहाँ पर, तो यहाँ से तुम्हारा फ्लूइड आ रहा है। फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जा रहा था, फिर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में यहाँ पर क्या थे? सेल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। वहां पर उसने अपनी गैसेस का एक्सचेंज किया, गैसेस के एक्सचेंज के बाद वापस यहां से आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स वापस आ गए, किसमें? वेन्यूल्स में, और वापस ड्रेन हो गए। अब एक बात समझना, नॉर्मल फ्लूइड एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है। नॉर्मल फ्लूइड एक्सचेंज कैसे होता है? यहां मैं एक कैपिलरी ड्रॉ कर रहा हूं, ये कैपिलरी है एक। अब कैपिलरी के दो एंड्स होते हैं, एक एंड होता है आर्टरी एंड, ठीक है। वन ऑफ द एंड इज आर्टरी एंड एंड अनदर एंड इज योर वीनस एंड। तो दिस इज योर वीनस एंड। तो एक एंड कौन सा हो गया? आर्टरी एंड। दूसरा एंड कौन सा हो गया? वीनस एंड।
अब आर्टरी एंड में क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज योर 32 मिलीमीटर्स ऑफ Hg एंड ऑस्मोटिक प्रेशर या ओंकोटिक प्रेशर इज योर 25 मिलीमीटर ऑफ Hg। और वीनस एंड में ये प्रेशर कितना हो जाता है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहां पर हो जाता है 12 मिलीमीटर ऑफ Hg एंड जो तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वहां कितना हो जाता है 25 मिलीमीटर ऑफ Hg। बाहर पे अपने कुछ सेल्स, यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड, तो इसको क्या कह दिया हमने, इंटरसेलुलर, ये सेल्स है और सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस। तो होता क्या है, यहाँ पर जो डिफरेंस है बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, उस डिफरेंस की वजह से यहाँ पर फ्लूइड जो है, ठीक है, यहाँ पर फ्लूइड जो है, ठीक है, बाहर की तरफ मूव करता है। एक बात याद रखना, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एक बात याद रखो, तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वहां पर भी दो टाइप के प्रेशर्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और यहाँ होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होता है 8 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, 8 मिलीमीटर ऑफ Hg, और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में 4 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या हो गया, यहाँ पर जो फ्लूइड है इसको, दिस इज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो वहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है 8 मिलीमीटर ऑफ Hg और ऑस्मोटिक प्रेशर है 4 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो बात समझना, बहुत इजी सा प्रोसेस है। अब एक बात याद रखना, जो कैपिलरी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक है, ये कैपिलरी है, कैपिलरी के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो किस वजह से बन रहा है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेनली वाटर की वजह से बनता है। किस वजह से आ रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज बिकॉज ऑफ वाटर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज वाटर इज प्रेजेंट एज 70% इन दी ब्लड। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो किस वजह से बन रहा है, प्रोटीन से बन रहा है। तो प्रोटीन्स तो कहीं जा ही नहीं रहे, ठीक है, अगर मैं कैपिलरी में लेफ्ट टू राइट जाऊं तो प्रोटीन्स अपना जहां से आए थे वैसे ही इधर की तरफ जा रहे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, जो प्रोटीन्स की वजह से बन रहा है वो हमेशा लगभग सेम रहता है, ठीक है। अब यहां पर चेक करना कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 32 मिलीमीटर पर Hg है, ठीक है, और यहां पर कितना है 8 मिलीमीटर पर Hg, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो बात समझना, मैंने अभी बात करी थी कि जब भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जब भी ये डिफरेंस ज्यादा रहता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है, तो फ्लूइड कहा जाता है, फ्लूइड हमेशा इंटरस्टेलुलर, ठीक है, फ्लूइड हमेशा इन स्पेसेस में मूव करता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में मूव करता है फ्लूइड। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होती है वो क्या कराता है, फ्लूइड को इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ मूव कराता है। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू कम होती है तब फ्लूइड कहाँ से कहाँ मूव करता है, इंटरस्टिशियल स्पेस से वापस कैपिलरी में वापस आता है फ्लूइड, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आप ऐसे समझ लो, जहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है तो फ्लूइड कहाँ मूव करेगा, जो फ्लूइड है वो आर्ट्रियल एंड से किसकी तरफ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में मूव करेगा। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू कम है, या बोल सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ की तरफ मूव कराता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्ड मूव कराता है, ठीक है, फ्लूइड को। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, ध्यान से देखो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मूवमेंट कहाँ करा रहा है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनसाइड ऑफ द वेसल से आउटसाइड मूवमेंट करा रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक का प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पर मूवमेंट आउटसाइड है, जहाँ पर कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की ज़्यादा है वहाँ पर रिवर्स मूवमेंट है। तो ऐसे याद कर सकते हो। तो होगा क्या, नॉर्मल फ्लो में क्या होगा कि फ्लूइड यहाँ से अंदर से इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ गया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ फ्लूइड का काम हो गया वो बाहर से अंदर की तरफ यहाँ पर मूव करने लगा, ठीक है। अब कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड अगर एक्सिस में बच जाता है तो वो लिम्फेटिक आउटफ्लो से,
ठीक है, अगर कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड लिम्फेटिक कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ पर एक्सेस में रह जाता है तो लिम्फेटिक आउटफ्लो से उसको ड्रेन किया जा सकता है। ठीक है, दैट फ्लूइड कुड बी ड्रेन फ्रॉम लिम्फेटिक आउटफ्लो। नेक्स्ट, इंटरसेलुलर फ्लूइड में आपको ये समझना है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है 8 मिलीमीटर ऑफ Hg एंड ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 4 मिलीमीटर ऑफ Hg। यहाँ पर मूवमेंट किस तरफ होती है, यहाँ मूवमेंट होती है इनवर्ड्स, और यहाँ पर मूवमेंट किस तरफ होती है, यहाँ पर मूवमेंट होती है आउटवर्ड्स। एक बात समझना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रिवर्स मूवमेंट होती है। ठीक है, अभी हमने किसकी बात की थी कि अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करें जो कैपिलरी के अंदर है तो वाटर 70% होता है और आउटवर्ड मूवमेंट कॉज कराता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोटीन की वजह से होता है जो इनवर्ड मूवमेंट कॉज कराता है। पर आपके जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करूंगा तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में उल्टा होता है, रिवर्स मूवमेंट होती है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 8 मिलीमीटर पर Hg होता है, इनवर्ड मूवमेंट कराता है। ऑस्मोटिक प्रेशर 4 मिलीमीटर पर Hg होता है, आउटवर्ड मूवमेंट कराता है। तो ये क्या हो गया, ये मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसको देखें, डायग्राम को अगर चेक करें तो यहां पर हमें पैथोजेनेसिस को स्टडी करना है। ठीक है, we need to understand the pathogenesis we need to understand the pathogenesis of the edema, कि एडिमा होता कैसे है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि आर्ट्रियल एंड पे, ठीक है, आर्ट्रियल एंड पे अगर क्या हो जाए, इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो मोर अमाउंट ऑफ फ्लूइड अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नॉर्मल कितनी वैल्यू होती है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ओवर हेयर इज 32 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो 32 मिलीमीटर ऑफ Hg से ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है, तो बाहर की तरफ मूवमेंट कराता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर डिक्रीज हो जाए किसका, डिक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी अंदर की तरफ क्या हो, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, सो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होती है यहाँ पर 25 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो इससे अगर वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो भी क्या होता है, तो भी फ्लूइड का मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आपको रिमेंबर करना है वो क्या है, थर्ड पॉइंट कि अगर इंटरसेलुलर फ्लूइड में, अब देखो इंटरसेलुलर फ्लूइड में उल्टा करना है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को आपको डिक्रीज करना है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को आपको इंक्रीज करना है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर कम हो जाए और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है, तो रिवर्स कंडीशन आ जाए इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो ये भी किस में इंक्रीज करता है, ये भी आपका एडिमा कॉज करता है। ठीक है, फोर्थ फैक्टर इज लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। योर फोर्थ फैक्टर इज व्हाट, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो लिम्फ था, ठीक है, आपने लास्ट डायग्राम में देखा था, तो लिम्फेटिक जो ड्रेनेज है अगर वो स्टॉप हो जाए, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से लिम्फेटिक ड्रेनेज में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो वो भी एडिमा कॉज करता है। ठीक है, एंड फाइनल पॉइंट इज योर फिफ्थ पॉइंट इज सोडियम और वाटर रिटेंशन। सोडियम और वाटर रिटेंशन ये जनरली हमें हार्ट डिसीजेस में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर कोई हार्ट डिसीज होती है, एनी हार्ट डिसीज अकर्स, तो तब भी क्या रहता है, सोडियम या वाटर का रिटेंशन होने लगता है, वो भी एडिमा कॉज करता है। एंड फाइनली कम्स योर इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी। ठीक है, अब ये पांचों फैक्टर तो एक जैसे हैं, ये छठा फैक्टर थोड़ा समझने में थोड़ा डिफिकल्ट करेगा पर मैं भी समझा दूंगा। इट इज इंक्रीज्ड वैस्कुलर, ठीक है, इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी। इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी कब देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन के केसेस में देखने को मिलता है। ठीक है,
इन्फ्लामेशन के केसेस में देखने को मिलता है। जैसे जब इन्फ्लामेशन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, सेल्स दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है, और प्रोटीन क्या करने लगता है, यहाँ से लीक आउट करने लगता है, तो जिसकी वजह से अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, आपका एडिमा के केसेस इंक्रीज हो जाएंगे या एडिमा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन की वजह से, ठीक है, सेल्स आर सेपरेटेड आउट, ठीक है, तो देयर इज लीकेज ऑफ प्रोटीन्स, देयर इज लीकेज ऑफ प्रोटीन्स, लीकेज ऑफ प्रोटीन्स एंड विच कॉजेस डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो एडिमा कॉज हो जाएगा। अब यही कुछ फैक्टर्स हमें स्टडी करने कि किन किन केसेस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर के केसेस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, एसाइड्स के केसेस में इंक्रीज हो जाता है, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस में हो जाता है, और आर्ट्रियोलर डायलेशन के केसेस में, ठीक है, योर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। ये अभी हमने देखा था कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो किस किस केस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर, एसाइड्स, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन एंड आर्ट्रियोलर डायलेशन, तो तब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इंक्रीज। दूसरा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर किन किन कंडीशन में डिक्रीज हो रहा है, लिवर सिरोसिस, मैल न्यूट्रिशन, प्रोटीन लूजिंग, गैस्ट्रो एंटेरोपैथी, ठीक है, तो इन केसेस के अंदर प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन जैसे आफ्टर सर्जरी हो गई, ठीक है, और इरिटेशन, देन देयर इज लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, नियोप्लेजिया, और देयर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है। सोडियम रिटेंशन क्यों ज्यादा है, या तो ग्रेटर सॉल्ट इनटेक है, या रीनल परफ्यूजन है, या रास एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो सोडियम रिटेंशन किस वजह से है कि आपने सॉल्ट ज्यादा खा लिया, या रीनल परफ्यूजन है, या रास एक्टिविटी इंक्रीज हो गई, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इंक्रीज हो गया, ठीक है। और इन्फ्लामेशन लास्ट, तो एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के अंदर भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, कुछ केसेस हो गए, ठीक। अब एक डायग्राम कुछ आपके लिए बना रहा हूं, ठीक है, कि कैसे एडिमा कॉज होता है ड्यू टू हार्ट फेलियर, अब हार्ट फेलियर से दो तरीके से काम होता है, एक तो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो पहला क्या होता है, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और ये हमें पता है कि कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो क्या कॉज करता है, एडिमा कॉज कर देता है, ठीक है, अगर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए। हार्ट फेलियर की वजह से एक और चीज होती है कि रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है, रीनल ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे रीनल ब्लड फ्लो कम होगा, ये किसको एक्टिवेट करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को, तो इट एक्टिवेट्स, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, और जब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो देयर इज रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, which causes increase in blood volume, and leading to what, and leading to edema। तो ये किस केस में हो गया, ये हार्ट फेलियर के केस में ये चीज देखने को मिलती है। अगर पेशेंट में मैल न्यूट्रिशन है, if patient is suffering for malnutrition, या he has lesser hepatic synthesis, कि उसका hepatic synthesis कम हो रहा है, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, या पेशेंट में क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ठीक है। इन तीनों केसेस में क्या होता है, देयर इज डिक्रीज्ड प्लाज्मा एल्ब्यूमिन। अब प्लाज्मा एल्ब्यूमिन कम है तो क्या कम हो जाएगा,
आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। तो डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर, डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर विच लीड्स टू व्हाट, विच अगेन लीड्स टू एडिमा। तो ये कुछ पैथोजेनेसिस हो गए कि कैसे एडिमा कॉज होता है। तो एक हार्ट फेलियर से हो गया, दूसरा मैल न्यूट्रिशन या नेफ्रोटिक सिंड्रोम या हिपैटिक सिंथेसिस जब कम होने लगता है। तो दोनों केसेस हैं, दोनों को आप एक बार वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट एडिमा के टाइप्स आ गए। अब एडिमा दो टाइप का है, ठीक है। जनरली लोकलाइज्ड एडिमा विच इज लिमिटेड टू एन ऑर्गन, जैसे एग्जाम्पल लिम्फेटिक एडिमा, इन्फ्लेमेटरी एडिमा, एलर्जिक एडिमा। These are all linked or limited to an organ. And generalized edema क्या है कि ये है systematic in distribution and presently particularly in subcutaneous tissues, ठीक है। तो present कहाँ होता है, subcutaneous tissues में, जैसे renal edema हो गया, cardiac edema हो गया, nutritional edema हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, generalized edema। Next, एनासरकारा और ड्रॉपसी इज सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा, ठीक है। एनासरकारा और ड्रॉपसी क्या है, सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा। तो दो टाइप के एडिमा होता है, लोकलाइज्ड एडिमा एंड जनरलाइज्ड एडिमा। तो लोकलाइज्ड एडिमा क्या है कि एक लिम्ब या ऑर्गन तक सीमित है। जनरलाइज्ड क्या है कि पूरी बॉडी में सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लोकलाइज्ड एडिमा किस में दिख रहा है, लिम्फेटिक एडिमा में, इन्फ्लेमेटरी एडिमा में, एलर्जिक एडिमा में। एंड जनरलाइज्ड एडिमा कहाँ मिल रहा है हमें, रीनल एडिमा या कार्डियक एडिमा के अंदर। नेक्स्ट, एडिमा कितने टाइप्स का हो सकता है, तो एडिमा एक और टाइप में हम डिवाइड करते हैं, पिटिंग एडिमा एंड नॉन पिटिंग एडिमा, ठीक है। पिटिंग एडिमा मतलब अगर हम स्वलन जगह पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो दब जाता है, ठीक है। अगर कोई जगह स्वलन है तो वहाँ पर हम अगर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज गेटिंग, ठीक है, दैट इज ऑन अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है, डिप्रेशन इज प्रोड्यूस। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कि यार डिप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम पिटिंग एडिमा। देखोगे अगर ध्यान से तो यहाँ पर प्रेशर प्रोड्यूस करने पे पिट सी बन जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे, पिटिंग एडिमा। क्या प्रेजेंट होता है कि जब एडिमा किस में, सबक्यूटेनियस टिश्यूज में, ठीक है। एंड नॉन पिटिंग एडिमा की नो पिट्स आर प्रोड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सॉलिड एडिमा, ठीक है। किस में प्रेजेंट होता है, मिक्स एडिमा में और एलिफेंटियासिस में, ठीक है। कहाँ कहाँ नॉन पिटिंग एडिमा है, मिक्स एडिमा में और एलिफेंटियासिस में। अब जो फ्लूइड अक्यूमुलेट हो रहा है, जो फ्लूइड अक्यूमुलेट हो रहा है इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर, वो दो टाइप का फ्लूइड होता है, ठीक है। जो फ्लूइड अक्यूमुलेट हो रहा है वो दो टाइप का फ्लूइड होता है, ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट, ठीक है, ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट। तो देखो इसमें क्या है, ये प्रोटीन में भी पुअर है, सेल में भी पुअर है, ये प्रोटीन में भी रिच है एक्सुडेट और सेल में भी रिच है, ठीक है। तो किस केस में मिलेगा ये, एडिमा इन कार्डियक एंड रीनल डिसीज एंड इन्फ्लेमेटरी एडिमा में एक्सुडेट मिलता है। यानी कि हमने अगर ये देखोगे पैथोजेनेसिस, तो जो पहले 5 केसेस हैं, ये सारे केसेस हैं, इनमें हमें क्या मिलता है, हमें ट्रांसुडेट देखने को मिलता है, ट्रांसुडेट। और जो लास्ट वाला है इसमें ही हमें क्या देखने को मिलता है, एक्सुडेट, ठीक है। तो पहले 5 केसेस में ट्रांसुडेट एंड फाइनली लास्ट केस में एक्सुडेट। एक्सुडेट क्या होता है, प्रोटीन रिच सेल रिच, ट्रांसुडेट प्रोटीन और सेल दोनों में ही कम होता है। अब अगर इनके डिफरेंसेस को पढ़ेंगे कि क्या होता है ये, तो पहले देखो डेफिनेशन क्या है कि ये फिल्टरेट ऑफ ब्लड प्लाज्मा विदाउट चेंजेस इन एंडोथेलियल परमिएबिलिटी, ठीक है। एंडोथेलियल परमिएबिलिटी डज नॉट चेंज विच अकर्स इन इन्फ्लामेशन, ठीक है। एक्सुडेट कैसे बन रहा है कि इन्फ्लामेशन में तुम्हारे या वैस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई है, इन्फ्लेम टिश्यू की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब याद कैसे करोगे, जो तुम्हारा प्रोटीन कंटेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, LDH है और सेल्स हैं, ये 4 चीज़ें दूसरे पेन से मार्क कर देता हूँ। प्रोटीन कंटेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, LDH है और सेल्स हैं, ये लो रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लो देखो क्या है, लेस देन 1 ग्राम पर ml, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑल्सो लो, LDH, ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज इज ऑल्सो लो एंड सेल्स फ्यू सेल्स,
ठीक है। और यहाँ पर क्या रहता है अगेन, यहाँ हाई, ये हाई, ठीक है, दिस इज ऑल्सो हाई एंड मेनी सेल्स, मतलब सेल्स भी बढ़ गए यहाँ पर। तो प्रोटीन कंटेंट आपको देखना आ गया, प्रोटीन कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी LDH एंड सेल्स फॉर ट्रांसुडेट इज लो, फॉर रेस्ट इट इज हाई। अब पीएच देखना, तो पीएच इसके लिए होता है ग्रेटर देन 7.3। सो पीएच इज ग्रेटर, पीएच एक ऐसी वैल्यू है जो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा होती है, 7.3 से ज़्यादा होती है। तो पीएच किससे बड़ी है, 7.3 से ज़्यादा है, यहाँ 7.3 से पीएच कम है, ठीक है। ग्लूकोज कंटेंट, ग्लूकोज कंटेंट देखना, अगर ग्लूकोज कंटेंट को देखूंगा तो ग्लूकोज कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। पहले तो सेम एज इन प्लाज्मा रहता है और यहाँ लो हो जाता है क्योंकि यहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया ग्लूकोज कंज्यूम करेगा और ग्लूकोज कंज्यूम होने की वजह से, ठीक है, ग्लूकोज कंज्यूम होने की वजह से यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाता है कि ग्लूकोज का अमाउंट कम हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसुडेट में ग्लूकोज का लेवल जैसे जैसे प्लाज्मा में है वैसा ही है, ठीक है, और इसमें क्या रहता है, प्लाज्मा का लेवल लो रहता है। एंड फाइनली बात करें इफ्यूजन, ठीक है, फाइनली बात करें इफ्यूजन टू LDH एंड LDH रेशियो, ठीक है। इफ्यूजन LDH एंड सीरम LDH रेशियो 0.6, ये क्राइटेरिया अभी, ठीक है, इसको अभी हम स्टडी करेंगे और इसका कितना होता है, 0.6 से ज़्यादा रहता है एक्सुडेट का। एग्जाम्पल्स क्या है, तो ये तुम्हारा कार्डियक फ्लेरियल कॉन्जेस्टिव CCF हो गया, ठीक है, और ये प्रूलेंट एक्सुडेट सच एज पस। तो दीज आर योर एग्जाम्पल्स। सिंपली बात कर ली हमने, ठीक है। तो ये क्या है, डेफिनेशन क्या है, फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, यहाँ पर कोई भी एंडोथीलियल परमेबिलिटी चेंज नहीं होती, यहाँ पर चेंजेस होती हैं, वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, इन्फ्लेम टिश्यू का एडिमा होता है, ठीक है। ये नॉन इन्फ्लामेटरी है, ये इन्फ्लामेटरी है, ठीक है। ये लो मतलब प्रोटीन कंटेंट लो रहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी लो रहती है, LDH लो रहता है एंड फ्यू सेल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा रहती है, LDH का कंटेंट भी ज़्यादा रहता है एंड मेनी सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ग्लूकोज कंटेंट सेम रहता है जो प्लाज्मा में है, यहाँ पर ग्लूकोज कंटेंट कम रहता है, एक मात्र वैल्यू जो कम हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर एक्सुडेट के अंदर। पीएच की वैल्यू इसकी 7.3 से ज़्यादा होती है, इसकी 7.3 से कम होती है। किस में दिखता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में दिखता है, और ये किस में दिखता है, पस में दिखता है। नेक्स्ट, लाइट्स क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। लाइट्स क्राइटेरिया फॉर डिस्टिंग्विशिंग प्लूरल ट्रांसुडेट फ्रॉम एक्सुडेट, ठीक है। तो लाइट ने क्राइटेरिया दिया था कि आपको ट्रांसुडेट और एक्सुडेट को कैसे अलग अलग करना है। तो कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं कि प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन और सीरम प्रोटीन का रेशियो 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए। प्लूरल फ्लूइड में LDH एंड सीरम LDH रेशियो, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड में LDH एंड सीरम LDH रेशियो, ठीक है, 0.6 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। किससे ज़्यादा होना चाहिए, इट शुड बी प्लूरल फ्लूइड एंड सीरम, इट शुड बी मोर देन 0.6। नेक्स्ट, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, में LDH शुड बी ग्रेटर देन 2/3 ऑफ द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल सीरम LDH। LDH इज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। तो लाइट्स ने एक क्राइटेरिया दिया था कि प्लूरल ट्रांसुडेट को एक्सुडेट से डिफरेंशिएट करने के लिए, तो वो क्राइटेरिया आपके सामने है, ये वैल्यूज कभी भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। फिर अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जब एडिमा को ग्रेविटी इन्फ्लुएंस करती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट एडिमा, ठीक है। डिपेंडेंट एडिमा कहाँ दिखता है हमें, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में दिखता है, CHF, पर्टिकुलरली दैट ऑफ राइट वेंट्रिकल, ठीक है। एडिमा ड्यू टू रीनल कॉजेस, ठीक है, इज मोर सीवियर एंड अफेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डन। नेक्स्ट, अब दो एडिमा हमने स्टडी करनी है, दैट इज नेफ्रोटिक एडिमा एंड नेफ्रिटिक एडिमा, दोनों किडनी डिसीज हैं, ठीक है। तो ये इसका कॉज क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और इसका कॉज क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन कितना निकल रहा है, तो यहाँ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रोटीन निकलता है, यहाँ मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन निकलता है। मैकेनिज्म क्या है कि प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होते हैं, यहाँ सिर्फ सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हो रहा है,
ठीक है। डिग्री क्या है, सिवियर हो सकता है और पूरी बॉडी में जनरलाइज रहेगा, दिस इज माइल्ड। डिस्ट्रीब्यूशन सबक्यूटेनियस टिश्यूज एज वेल एज विसरल ऑर्गन्स, और इसका क्या है, लूज टिश्यूज मेनली फेस, एंकल्स एंड जेनिटेलिया। सो दिस इज ऑल अबाउट एडिमा। होप आपको कुछ समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है यू कैन जस्ट कमेंट अस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ठीक है, टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। हम लोग एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कंटेंट जितना भी हो सके, जैसा भी बना सके हम लोग, कि ताकि आप लोगों को अच्छा कंटेंट पढ़ने को, देखने को, सीखने को मिले। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे अहेड।